अरे उसके ढक्कन बंद क्यों है? देखो, अरावली पर्वतमाला यानी इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, और इसमें उत्तरी पूर्वी अरावली, या जिसको हम उत्तरी अरावली भी बोल देते हैं, और उत्तरी जो अरावली का क्षेत्र है, जिसमें कौन कौन से जिलों को अपन शामिल करते हैं, तो एक तो जैसे जयपुर है, इससे से जुड़ा हुआ दूसरा कौन सा आता है? दौसा, अलवर, हाँ क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? खुला है? खुदरे क्या हो गया? चालू नहीं हुआ? आवाज कर रहे हैं? अरे अच्छा, चल नहीं रहा है, बंद कर दिया? फायदा है तो उसमें नुकसान, तो तू वापस चालू कर दे, तेरे क्या है? तो मुझे क्या करना है, मतलब ये बता दो। तो मैं यहां खड़ा हूं, मैं कैसे चालू करूंगा? अच्छा कराओ, अब सही है नहीं यार? देखो, जैसे ये अलवर की पहाड़ियां है, इसमें और इधर जैसे हमने तोरावाटी की पहाड़ियां लिखी, नीम का थाना जो सीकर का क्षेत्र आता है, यही इसमें कौन सी पहाड़ियां हैं? तोरावाटी। जयपुर की पहाड़ियां है, चाहे वो जयगढ़ हो चाहे नारगढ़ हो, जयपुर हिल्स अपन कह सकते हैं जयपुर की। ये यहां पर ही माल खेत की पहाड़ियां है, जिनको पाल खेत भी लिख देते हैं। ये शेखावाटी मतलब सीकर में जो हर्ष की पहाड़ी, ये सब अरावली का जो भाग है यही इसी में है। और इधर जो राज्य आता है यानी वो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। तो इसमें जैसे हमने कल लिखा था कि इसका विस्तार जयपुर, दौसा और अलवर में है मुख्य रूप से। यहां पर इसका जो विस्तार आता है, इस क्षेत्र में शेखावाटी की पहाड़ियां भी आती है, तोरावाटी की पहाड़ियां भी आती है, अलवर की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ी। इसमें अलवर और जो जयपुर की, अलवर और जो तोरावाटी की पहाड़ियां हैं, ये समानांतर है दोनों।
समानांतर श्रृंखला के रूप में कौन सी आती है? तोरावाटी। और कौन सी पहाड़ियां हो गई? जयपुर। जयपुर की पहाड़ियां हैं, ये समानांतर श्रृंखला है, यानी इसके रूप में आती है। तो एक लाइन आप लिखिएगा जो कल लिखे थे उसी में। इन पहाड़ियों के नाम लिख लिए थे ना अपन ने। अब लिखो तोरावाटी और अलवर की पहाड़ियां, तोरावाटी और अलवर की पहाड़ियां समानांतर श्रृंखला समानांतरी श्रृंखला के रूप में है। कि कौन सी श्रृंखला के रूप में फैली हुई है? समानांतरी श्रृंखला है, यानी इसके रूप में फैली। कौन कौन सी पहाड़ियां? हाँ, कि तोरावाटी की जो पहाड़ियां आती है, यानी वो किस रूप में फैली हुई है? समान। अब जैसे सीकर, सीकर में हर्ष की पहाड़ी है कि सीकर में कौन सी पहाड़ी हो गई? हर्ष। ये जैसे अपन ने लिखा है हर्ष की पहाड़ी। यहां अलवर जिसमें उदयनाथ की पहाड़ियां आएगी, ये भी इस भाग का विस्तार सांबर गेप से लेकर के हरियाणा, सांबर झील को आप सांबर गेप भी लिख सकते हो, बीच में कई दूर तक पहाड़ी नहीं है, इसलिए सांबर झील है। इसी को हम कौन सा गेप लिख सकते हैं? सांबरी गेप। अब ये जो भाग आप देख रहे हैं कि किस तरीके का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, तो इस यानी जो अरावली का जो ये भाग है, इसमें कई पहाड़ियां, जैसे सीकर में हर्ष की पहाड़ी, जो यह पर्यटन, धार्मिक और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हां, कि पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और कौन सी दृष्टि से? जैव। तीनों ही दृष्टि से इसको क्या माना गया है? महत्व। हर्ष की पहाड़ी, एक तो यहां पर आगे पवन ऊर्जा अपन लिखेंगे, तो पवन ऊर्जा परियोजना है हर्ष विंड पावर प्रोजेक्ट, पवन चक्कियां स्थापित की गई, जिनसे कौन सी ऊर्जा बन रही है? विंड एनर्जी, यानी पवन ऊर्जा बन रही है। दूसरा, इसी हर्ष की पहाड़ी पर हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर है। किनका मंदिर आता है? हर्षनाथ भैरू। शिवा टेम्पल भी है, 10th सेंचुरी, 10वीं सदी का शिवा, प्राचीन खंडित शिवजी का मंदिर भी है, जिसको औरंगजेब ने तुड़वा दिया था, यानी प्राचीन खंडित शिवा टेम्पल अपन कह सकते हैं, शिवजी का मंदिर भी। ये तो हर्ष की पहाड़ी पर है। इस पहाड़ी से अपने नीचे आते हैं और लगभग 10-12 किलोमीटर दूर तो एक गांव आता है जीणवास, और उन पहाड़ियों में ही गांव फिर बस गया, जिसका अब तो नाम भी जीण माता हो गया। तो यहां जीण माता का मंदिर भी, और एक काजल शिखर भी आता है, यह भी मंदिर ही है। इसके बाद रेवासा धाम आता है, और रेवासा खारे पानी की झील भी। ये सब कौन सी पहाड़ियों में है? हर्ष की पहाड़ी।
जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और जैव विविधता, तीनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हो गया यह हर्ष की पहाड़ी, जो कहां पर आती है, सीकर। तो एक आप लिखिएगा हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी है। कूलर, कूलर तो ऐसे फीलिंग ले कि कूलर चल रहा है, लेना सीख रहे हैं। हमारे साथ रह करके तू फीलिंग लेना नहीं सीखा तो फिर क्या है। तो हर्ष की मतलब इस पहाड़ी का विस्तार सीकर में आप देखेंगे मलकेड़ा से दातारामगढ़ तक का क्षेत्र आता है। हाँ कि मलकेड़ा से कहां तक हो गया, दातार, ये गांव ही है सीकर में। मलकेड़ा से दातारामगढ़ तक का जो क्षेत्र, उसमें हर्ष जीण माता की पहाड़ी भी कह देते हैं, हर्ष की पहाड़ी है, इसके नाम से भी इसको जानना आता है। ये पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और जैव विविधता की दृष्टि से क्या है, यानी संपन्न है। तो अगला आप लिखिए, इन पहाड़ियों का विस्तार, इन पहाड़ियों का विस्तार सीकर में मलकेड़ा से, सीकर में मलकेड़ा से दातारामगढ़ तक है। मलकेड़ा से दातारामगढ़ तक है। ये पर्यटन, धार्मिक ही, पर्यटन धार्मिक ही और जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष की पहाड़ी पर पवन ऊर्जा परियोजना पवन ऊर्जा परियोजना, विंड एनर्जी जिसको अपन बोले, पवन ऊर्जा परियोजना है। इसी पहाड़ी पर हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर है। हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर है। प्राचीन खंडित शिव जी का मंदिर, जीण माता का मंदिर है। रेवासा धाम, और रेवासा खारे पानी की झील है। रेवासा धाम, धाम का मतलब तो जानते हो तुम, महाराज जी बैठते हैं। रेवासा धाम और ये रेवासा खारे पानी की झील है। ये सब सीकर में कौन सी पहाड़ी पर है, हर्ष।
हर्ष और जीण दोनों बहन भाई थे। जहां अपन ने हर्ष और ये जीण लिखा है ना, ये दोनों ही चूरू के घांगू गांव के रहने वाले थे। धांधु भी लिख देते हैं, घांगू भी लिख देते हैं। घांगू गांव है यहां के रहने वाले। और हर्ष और कौन सी जगह आती है, जीण। ये दोनों ही अभी गांव है। हर्ष भी गांव का नाम है, जीण माता भी क्या नाम है, गांव का नाम। और दोनों चूरू के बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया, छोटी उम्र थी ना उसमें। और फिर चाचा ताऊ वगैरह उन्होंने लालन पालन किया। हर्ष बड़ा हो गया, शादी हो गई, घर में सदस्यों की संख्या 3 हो गई, भाई भौजाई और ननद है, ऐसे 3 हो गए। तो घर अलग कर दिया कि अब तो आप यार पालन पोषण अपने परिवार का कर ही सकते। वर्तमान में जो सुविधाएं अपने अभी है वैसी सुविधाएं पहले नहीं थी, है ना। पहले पानी दूर से लाना पड़ता, सिर पे मटका रख करके लाना पड़ता, समझ रहे हो ना। हाँ, अब तक आज से 15-20 साल तक है। अभी भी बहुत अपने इधर मरुस्थल में बहुत जगह पानी लाना पड़ रहा है। सरकार ऐसी जगह पानी की टंकियां बना करके चली जाती है। गांव ऊपर बसा हुआ टंकी नीचे, पानी ऊपर चढ़ पाएगा क्या? नहीं सर, तो बेचारों को फिर जाना पड़ता है। वो ऐसे बहुत पानी और दक्ष, लेकिन अधिकांश जगह पहले पानी 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता। तो महिलाएं दक्ष भी थी। पानी के ऊपर जैसे अपने सिर के ऊपर जैसे मटका बड़ा, फिर उसके ऊपर चरी और 3-3, 4-4 मटके, हाथ में पानी की बाल्टी। पानी का उपयोग समझते थे। अब तुम जाते हो स्विच ऑन करते हो, पानी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा। तभी तो ग्राउंड वाटर नीचे चला गया। वो पानी की बाल्टी, बच्चा काख में बच्चा भी रखते थे, ये भी साथ में लेके आना होता था। कई कई होंगे पेट में भी होता था। उस समय सिजेरियन बच्चे नहीं होते थे। तुम सब है ना घर पे पैदा हुए हो अधिकांश, क्योंकि वो काम करने में दक्ष थे, काम किया करते थे। और महिलाएं आपस में बातें करती करती कितना ही पानी, मतलब घर पे पानी की सप्लाई करने का। तो ये जो जीण और जीण की भाभी दोनों पानी लेकर के आ रही थी, तो दोनों के बीच में एक शर्त हो गई, हर्ष की परीक्षा लेनी है कि हर्ष किससे ज्यादा प्यार करता है। पहली बात तो दोनों को शर्त ही नहीं लगानी चाहिए कि दोनों का रिश्ता ही अलग अलग है, तो प्यार का रूप भी क्या होगा, अलग अलग, अलग अलग होगा। लेकिन महिलाएं हैं, जिद कर लेती है तो कर ही लेती है, कोई इलाज नहीं है ना। समझाना, शिव जी को भी रोड पे आना पड़ गया था। पार्वती जी जब क्या है जिद कर बैठे थे, तो दोनों ने को इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप को कि मेरे से ज्यादा प्यार करता है। बहन कह रही है मेरे से ज्यादा प्यार करता है, तो कल आइए गए। हम बहन भाई क्या है कि एक ही कोख से हमने जन्म लिया, हमारे में ज्यादा। वो कह रही है मैं कल आई है, लेकिन अब प्यार मेरे से करता है, पिया मेरा है। आओ ने पिया एक बार, वही तो बात है ना। हाँ, तो पिया हमारा। दोनों का तो चाहे पिया तेरा कितना ही हो जाए, भाई मेरा है। जिद होगी, चल तो क्यों आज हर्ष की अग्नि परीक्षा ले लेते, पता चल ही जाता है। दोनों 3 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आ रही थी। सिर पे 2-2, 3-3 मटकियां थी उनके सिर पे। तो जिसकी मटकी पहले उतार देगा उसी से क्या करता है, प्यार। और मटकी तो वही है कि बस 3 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, मटकी अपन उसी की पहले उतारेंगे जिससे अपना प्यार है। और हर्ष हमेशा अपनी बहन की मटकी उतारता है। उस दिन हर्ष ने क्या किया कि अपनी लुगाई की मटकी पहले उतार दी। ये कुछ होना था। और वो जैसे ही मटकी उतारी, हर्ष का दिमाग खटक गया एकदम से। चल भाभी कह रही थी वो बात तो सही है, ये जोरू का गुलाम, अपनी बस की बात नहीं। अपन तो बहम में थे कि भाई हमसे ज्यादा प्यार करता है, ये तो अपनी लुगाई से ज्यादा प्यार करता है। और जीण ने मटकी रखी और बहुत ज्यादा हताश हो गई कि माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है, कि भाई भौजाई किसी के नहीं होते।
इसलिए कहावत वहीं से आई हुई है। कई बार आप देखना घर के अंदर ननद भौजाई के बीच में लड़ाई होती है, अक्सर होती है। और आपको देखना है तो राखी पे देख लिया करो आप, रक्षाबंधन पे विशेष रूप से ये चीजें होगी। पहले राखी बांधेगी, फिर जो लेन देन का समय आता है ना, शादीशुदा कुंवारे नहीं, लेन देन के टाइम में शोर होती है, पक्का ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं लेके जाऊंगा, ऐसा हमारे घर में कोई नहीं पहनता। रो तुम में भी होगी एक दो ऐसे एक्सपर्ट हो बात। कितने ने लड़ाई की आज तक ननद भौजाई के बीच? कितने के बीच में लड़ाई हुई? हाथ खड़े कीजिए। तूने नहीं की? कितने ने की? खड़े हाथ कीजिएगा। एक ने भी नहीं की तो उसको देख रही है, एक ने भी नहीं की, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तो मैं कौन सा समझौता करा रहा हूं? मैं कोई समझौता नहीं करा रहा। भाई महिला के अनेक रूप होते हैं। वो कहीं बहन है तो कहीं पर क्या है कि पत्नी है, तो कहीं पर क्या है यहां, तो वही बात है कि लुगाई है। बस सब जगह अलग अलग रूप होते हैं। तो वो किसी की ननद, किसी की भाभी, किसी की मम्मी है, किसी की जो अपन देख रहे चाची है। तो ये रूप सारे किसके होते हैं? महिला। तो ये स्वाभाविक है, लड़ना भी चाहिए। उससे थोड़ा सा क्या रहता है? प्रेम बना रहता है। फिर थोड़े दिन बाद में राजी करने का ये तो इनमें भी हुआ। लेकिन जीन को क्या हो गया कि सांसारिकता से, ईगो नहीं, सांसारिकता से मोह भंग हो गया। ईगो आगो कोई फालतू की चीजें हुई तो सांसारिकता से क्या हो गया? मोह भंग कि यार ये तो कुछ नहीं, मतलब वो याद अपने माँ बाप, जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं भाई भाई का नहीं रहा। वर्तमान में कहावत चलती है भाई भाई का नहीं। वो कब उससे हुआ? जब रावण के तीर लगा। रावण को मरवाने वाला कौन था? विभीषण कौन था? भाई था। रावण का क्या था? तब से ये रावण के मुंह से निकला था, अब भाई भाई का नहीं। आने वाला समय होगा भाई भाई को ही टपका देगा। वहां से चली हुई नहीं, पहले भाई के लिए जान दे दिया करते थे, अब भाई के लिए नहीं, दोस्त है यानी उसके लिए जान दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, जो भी है ना। ऐसे ही जो जीण और हर्ष वाली है कि उसमें ये यहां से हो गया, भाई भौजाई किसी के नहीं होते। ननद भौजाई के बीच में लड़ाई होती है तो ये बात जरूर आएगी, तो वो ताना जरूर देगी, भाई भौजाई किसी के नहीं होते, सब पता है ना, मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए तुम सारे ये नाटक कर रहे हो, ये आपकी बुआ दादी वगैरह है उनके, आप देखिएगा ये मिलेंगे ऐसी चीजें। तो जीण ने भी यही किया कि मोह भंग हो गया इनका, सांसारिकता से ग्रह त्याग कर दिया, उन्होंने घर छोड़ दिए। चूरू, चूरू से ये झुंझुनू आ गए, झुंझुनू से सीकर, सीकर में जो जीणवास गांव, आज भी जीणवास गांव, उससे थोड़ा आगे चले तो पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों में शक्ति की देवी दुर्गा की उपासना शुरू कर दी। यह लोक मतलब सांसारिकता को छोड़ करके ईश्वरीय शक्ति है, यानी उसमें यानी शक्ति की देवी दुर्गा है, यानी उसकी उपासना किसने शुरू कर दी? पीछे हर्ष ने घर में ढूंढा तो बहन नहीं मिली, बहन नहीं मिली तो गांव वाले ताना देंगे कि बेटा तुमने दोनों लोग लुगाई उनने मिलकर के क्या है अपनी बहन को ही घर से निकाल दिया। इसलिए क्या हुआ कि ढूंढने के लिए निकल पड़ा। निकलते निकलते वो भी जीणवास गांव, जीण माता गांव जो बसा हुआ है वहां पहुंचता है, तो वहां पर जीण तो क्या है भक्ति में लीन थी। जैसे ये पहाड़ियां, ये भी पहाड़ियां, पहाड़ी उपेतिका में यहां पर जीण है, यानी वो पूजा आराधना मिली। कैसे? जैसे हर्ष ने पूछा, भाई तू बहन यहां आई है, कम से कम मेरे को एक बार पूछ करके तो आती, क्या बात थी क्या नहीं थी, बता के तो आना चाहिए था कि कुछ नहीं है, आप मस्त रहो, अपना परिवार पालो, आगे बढ़ो, हम अब क्या है कि हमें नहीं जाना है। खूब हर्ष ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन जीण बिल्कुल टस से मस्त नहीं हुई कि हम जिस इरादे को बना करके आए हैं उसी पे अटल रहेंगे, अब हमें नहीं जाना तो नहीं जा। हर्ष ने खूब मनाया, नहीं माने तो हर्ष ने फिर क्या करें भाई, घर तो चले। हर्ष भी रवाना हो गया वापस अपने घर के लिए। जैसे ही वो आगे यानी सीकर की तरफ आता है तो ऊंची सी पहाड़ी पर यहां देख करके हर्ष का भी दिमाग खराब हो गया कि गांव तो नहीं जाएंगे, बहन की रक्षा ही करेंगे। ऊंची सी जो पहाड़ी है यानी उस पहाड़ी पे आकर के हर्ष है, इसने भी क्या शुरू कर दिया, यानी जो भगवान का ध्यान, भगवान शिव का ध्यान लगा लिया। किसका ध्यान लगा लिया? शिव, यानी शिव है, यानी इसका ध्यान लगाना शुरू कर दिया कि बहन का ध्यान भी ऊंची पहाड़ी पे चले गए, ये गुफा में, और हम पूरा ध्यान भी रखेंगे। अब पीछे कौन रह गई?
भौजाई रह गई ना भाभी, वो उसने भी इंतजार किया कि दोनों बहन भाई नहीं आए, चलो अपन भी ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो ढूंढने के लिए निकल आए, तो इधर से आए तो पहले हर्ष ऊंची पहाड़ी पे पूजा आराधना में लगे हुए थे। तो यहां कैसे कि बस पूजा पाठ कर रहे हैं क्या? वही है कि मेरे को अकेले हो छोड़ के तू बैठ जा, तेरे को कौन मना कर रहा है? तो पूजा पाठ के लाए तो मुझसे शादी क्यों की? तो तूने क्या पंगाई क्यों किया? हर्ष ने कह दिया भाई तेरे को अपने क्या है, बहन से क्या नहीं करना चाहिए था? तो कहां है जीन? कि वो जीन आगे जा, उसको मना ला, मैं भी जाने के लिए तैयार। अब वो भाभी 10 किलोमीटर दूर आगे जीन के पास पहुंचती है। जीन ने वही कह दिया कि क्यों आई यहां पर तुम, अब तो मेरा पीछा छोड़। कि नहीं भाई साहब, जो भी गलती हुई है उसको आप माफ करो और घर चलो, तेरा भाई भी नहीं जा रहा है। दोनों ने खूब यानी आपस में बातें की, लेकिन जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तो दोनों यहां लड़ पड़ी, नहीं जाए, नहीं जाऊंगी। अगर फिर यानी भाभी ने कह दिया अगर तू जीण नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रही, तेरा भाई उधर बैठा इधर मैं बैठती हूं। बैठ गई जाकर के वही था। वहीं पर काजल सीकर है। यहां जीण माता का मंदिर हर्षवाड़ा तो बहुत दूर है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जो वर्तमान में यहां रोपवे बना है। सीकर का जो रोपवे है, यही जो काजल सीकर और किसके बीच में है? जीण, इसी के बीच में ये काजल सीकर ये रोपवे बनाया गया। तो ये इनका जो वर्ष में जीण माता का 2 बार मेला भी लगता है। अभी इसी शक्ति की पीठ के रूप में इधर जो शेखावाटी क्षेत्र है, इसमें काफी जीण माता की मान्यता भी है, शक्तिपीठ के रूप में मानना। मुगल बादशाह औरंगजेब को जब पता चला कि यहां पर जो शक्तिपीठ है, हर्ष है, इस हर्ष वाली पहाड़ी पर शिव मंदिर है, अपनी सेना भेज करके उस शिव जी के मंदिर को खंडित करवा दिया। किसने करवाया? औरंगजेब। बड़ा सुंदर मंदिर बनाया गया, यानी बेजोड़ कलाकृति से ऐसा मंदिर है जिसमें चूना और सीमेंट को काम में, सीमेंट तो उस समय थी नहीं, चूना को काम, केवल पत्थरों को ही जोड़ करके सुंदर, और उनको काट करके तराश करके उनके ऊपर सब पर क्या बनाई गई है? भगवान की प्रतिमाएं बनाई। लेकिन पूरे मंदिर को औरंगजेब ने क्या करवा दिया? खंडित करवा दिया। उस मंदिर को तोड़ करके शिवजी वाले मंदिर को, यहीं पर जो हर्षनाथ भैरू जी का भी मंदिर तोड़ करके सेना जैसे ही आगे बढ़ती है, जीण माता की तरफ आती, तो यहां ऊपर तो लोग बहुत कम रहते हैं, और खंडित जो शिवजी का मंदिर है जिसमें पूजा पाठ नहीं होता है, लेकिन पिछले 2 साल से शुरू हो गया पूजा पाठ। अभी भक्ति आंदोलन चल रहा है देश में, इसलिए 2-3 साल पहले शुरू हो गया। नहीं तो पहले मेरा इरादा था कि मैं करूंगा यहां पूजा पाठ बड़ा होकर के, प्रैक्टिस भी मैंने कर ली थी, मैं सेट भी हो जाता एकदम से। लेकिन जब से गया मैं आज से 2-2.5 साल पहले, तो वहां पर पहले से त्रिशूल लगा करके लोग बैठे हैं पूजा। मैंने कहा ये तो खंडित शिवलिंग है। कि नहीं, इनमें एक प्रतिमा सही है। मैंने कहा कोई बाहर से आए उसको समझाना, मुझे पता है कुछ नहीं है, बस तुमने ठीक कर लिया, तुम्हारा काम सेट हो गया, आपको इलाज नहीं। और कम ही लोग पहुंचते हैं ऊपर, लेकिन सीजन जैसे बरसात में खूब लोग जाते हैं, घंटी बजाते हैं, वही 10, 20, 50 चढ़ाते रहते हैं। मेरे सामने देखते देखते 300 रुपये हो गए थे। कह दिया मैंने, कि इरादा तो मेरा था, लेकिन तुम पहले पहुंच गए, कोई इलाज नहीं है। तो ये बात है ना, दूसरी जगह देखेंगे, कहीं ना कहीं तो देखनी पड़ेगी। वही था। तो ये अब वो औरंगजेब की जो सेना है, यानी यहां पहुंचती है, तो जो पुजारी वगैरह थे वो सारे भाग लिए, क्योंकि औरंगजेब तो वो जो भी आया उसी में तलवार, सेना चला देगी, क्या तलवार, भाग ली। भागे तो जैसे जीण माता के मंदिर में लूटने के लिए सेना घुसती है, इतने में मधुमक्खियां छिड़ गई। और मधुमक्खियां जीण की सेना है, जीण माता की मधुमक्खियां छिड़ गई, इतने भयंकर तरीके से छिड़ गई, वो उस सेना को खदेड़ दिया। सारे सैनिक थे, उनकी सबकी बॉडी बना दी शानदार, कईयों की आंखें ही बंद होगी। मधुमक्खी और टाटिया जो ततैया होता है ना, वो काटता है तो बड़ा गजब, जैसे अगर यहां बैठ के यहां डंक लगा दिया, दोनों आंखें
इधर काट के चला गया, इधर से एकदम से ऐसे सारी सेना को खदेड़ दिया भयंकर तरीके। सेना का पीछा छुड़ाना मुश्किल, और मक्खियां पीछे लगी रही, वो आगे दौड़ते रही। फिर पीछा छुड़ाने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब है कि हे जीण माता अब तो पीछा छोड़ दे, हमारी गलती हो गई, तेरी अखंड ज्योति जलती रहेगी, हम अब तेरी तरफ यानी कभी भी बुरी निगाह से नहीं देखें। तब मधुमक्खियों ने पीछा छोड़ा और सवामण तेल, मतलब हर समय दिन रात 24 घंटे इसका दीपक जलता रहता। सवामण का मतलब 51 किलो। दिल्ली दरबार से यहां पर क्या आता था? तेल आता था। जीण माता तेल के दिए ज्यादा जोए जाते हैं। यहाँ पर आपको गुरुजी शायद गीखे बताते हैं तो मान लेना, गीखे जिद नहीं करने का ना। हाँ, तो बाकी तेल ही होता है। और शेखावाटी क्षेत्र में आज भी यही है कि जैसे घर में आके मक्खी बैठ गई, मधुमक्खी है ना, वो आकर के छाता बना लिया उसने। अब मधुमक्खियों को कौन छेड़े? और छोटे बच्चे या कई बार धुआं हो गया तो वो उड़ गई तो सारे गरवाओं को खा जाएगी। इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, जीण माता को यही कहते हैं, हे जीण माता ये तेरी सेना को तू बुला ले, हम तेरी कड़ाई निकाल देंगे। कड़ाई निकालने का मतलब यही है कि तेल जलाएंगे हम, जो गुलगुले शक्करपारे ये होते हैं ना, तो ये हम बना लेंगे। और यही होता है, जैसे ये प्रसादी बोलते हैं, मधुमक्खियां 2, 4, 5 घंटे के अंदर उठ करके चली जाती। तो इनको किसकी, मधुमक्खियों को किसकी सेना माना गया है? जीण। जीण माता के जब जाते हैं, गरीबों की देवी है जीण माता। किसकी देवी है? गरीब। हाँ, अब तो अमीर सब आने लग गए। अभी तो एक बार भक्ति आंदोलन चल रहा है। यहां से खाटू श्याम जी 20-22 किलोमीटर दूरी है। खाटू श्याम जी को अमीरों का देवता माना गया है। वहां पर अमीर आते हैं, हालांकि आजकल तो सब आ रहे हैं, गरीब ज्यादा आ रहे हैं अमीर होने के लिए। वही था ना, पता चल गया कि बाबा क्या कर देता है, अमीर कर देता है। हाँ, नहीं तो बाकी पहले देखते थे वीआईपी कल्चर देखने खाटू श्याम जी, गरीबों के कल्चर देखने कहां पर है? जीण। अब वो जैसे खाटू श्याम जी के आप देखोगे तो गाड़ियां, इनोवा गाड़ी है, यानी जो बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज वगैरह है, रेंज रोवर जैसी ऐसी गाड़ियां, बड़े सेठों की गाड़ियां आती थी। और गाड़ी से उतरते उनसे चला ही नहीं जाता। जो ज्यादा पैसे वाला मोटा भी ज्यादा हो जाता है तो वो फिर ऐसे चलते। हाँ, उनके नौकर टोकरी ओंस रखी है, सेठ जी को लेके जा रहे हैं, वो सब जीण माता के न आकर के कहां पर जाते थे? खाटू श्याम। और जीण माता के वो कमांडर गाड़ी जिसका पर्दा फटा हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रही है, धक्के मार रहे हैं। हाँ, और धुआं दे रही है, झुंझे बजा रहे हैं आपस में। वो गरीबों की, वास्तव में गरीबों की देवी वो है। मीणाओं की तो कुल देवी है। आप में होंगे कितने लोग मीणा लोग हैं? है नहीं, पता ही नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी कुल देवी है? नहीं पता है। कुलदेवी मानते हैं मीणा लोग, है ना। वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा उसी सा। तो ये जीण माता है क्या? या अब जीण माता का दर्शन करने के बाद अगर आप काजल सीकर नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी, यात्रा पूरी नहीं है। ये कहानियां सुनना, लिखवाने वाला कुछ नहीं हो, ये थर्ड ग्रेड में कुछ भी पूछ लेते हैं। ध्यान रखना, जीण माता की सेना कौन सी थी? तुम कहोगे घोड़ा। कौन थी? मधुमक्खियां हैं। हाँ, जीण माता की परिक्रमा करने के बाद ये 400-500 सीढ़ियां चढ़ करके काजल सीकर जाना पड़ता। पैसे हो गए तो आप रोपवे से जा सकते हो। हाँ, रोपवे है तो इससे 400-500 सीढ़ियां आप ऊपर जाओगे तो यहां काजल सीकर है। यहां पर क्या है कि दीपक जलता है, काजल बनता है। यहां तो है ही है, काजल बनता रहता है। उस काजल से आपको लेकर के आंखों में काजल डालना होता है। शीशा भी लगा, अब तो मॉडिफाई कर दिया, बहुत ज्यादा हो गया। पहले एकदम खंडर टाइप में ऐसे हुआ करता। और फिर जीण माता नीचे घाटी में, जीण माता का उधर जीण माता की तरफ ध्यान लगा करके मन्नत मांगनी होती। सच्चे मन से अपन मन्नत मांगते हैं एकाग्रचित होकर के, तो हमारी मन्नत भी क्या होती है? पूरी होती। वहां घरौंदे बनाते हैं लोग। घरौंदे जानते हो? वो पत्थर पड़े रहते हैं, उनको ऐसे चिन करके ऐसे क्या बना देते हैं घर। और फिर जीण माता की तरफ ध्यान लगा करके क्या मांगनी होती है? मन। जैसे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रही हो, जीण माता चले गए, काजल से घरौंदा बनाया, फिर जीण माता की तरफ ध्यान लगा करके, हे जीण माता थर्ड ग्रेड में मामला सेट कर देना, थर्ड ग्रेड में लगा दे। लेकिन तुम चलते कहते कि हे जीण माता पटवारी वाले में भी देख लेना, वो पहले हो रही है। और इससे पहले बाई चांस वो चतुर्थ श्रेणी वाला हो जाए तो घंटी भी बजा लेंगे, कोई बात नहीं है जीण माता। इतने में कोई लड़की पास से गुजरी है, जीण माता इधर भी देख लेना।
तो फिर जीन माता खुद कंफ्यूज हो जाती है कि मांगना क्या चाह रहा है, ये नौकरी मांग रहा है कि छोकरी मांग रहा है, मांग क्या रहा है, इसका कौन सी मांग पूरी की जाए, इसलिए इसकी सारी मांगे अधूरी रखी जाए। तो एकाग्रचित होकर के मांग करनी होगी, तब यानी ये क्या होगी, पूरी। फिर इससे आगे अपन जाते हैं, तब रेवासा आता है। कौन सा गांव आता है, वहां रेवासा खारे पानी की क्या है, झील। तो रेवासा खारे पानी की जो झील अपन देख रहे हैं, ये है हर्ष की पट। जगह बहुत कम है लेकिन सुंदर जगह है। बरसात के समय बादल नीचे रहते हैं, ऐसे लगता है कि हम बादलों में ही चल रहे हैं। इस तरीके का जो ये सुंदर क्षेत्र अपन हर्ष, कितने लोग हर्ष की पहाड़ी पे गए, इतने सारे गए हैं पहाड़ी पे गए, बहुत कम जगह है, ज्यादा जगह ही नहीं है। जाओगे, जाते आप गाड़ी खड़ो करोगे तो बंदर पहले आ जाएंगे, है हाँ। तो ये यहां पर ये लाल मंदिर आपको दिख रहा है, ये भैरू जी का मंदिर है, नीचे जाना पड़ता है, चूड़ाक्रम जड़ूला उतारते हैं ना उनके। और यहां ये आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, सांड बैठा है ना, बम्बी क्या बोलते हैं, बम्बी बोलते हैं, हाँ नंदी, अब हमें नहीं पता यार इतना, नंदी बोलते हैं हाँ। तो ये इससे आगे ये जो मंदिर है शिव जी का, इसको पूरा तहस नहस किया हुआ है, तोड़ा हुआ है। यही जैसे कोई छीनी हथौड़ा लेकर के तोड़ा गया है ना, वैसे बुरी तरह से भी तोड़ा गया, लेकिन प्रतिमाओं को छीनी हथौड़े से तोड़ करके इसको पूरे को खंडित कर दिया गया। बरसात के समय ऐसे ग्रीन ग्रीन हो जाता है, पवन सखियां यहां पर चलती रहती है और जगह कम है तो, लेकिन फिर भी कई कई जगह आप आराम से बैठने लायक जगह, थोड़ा ध्यान से बैठिएगा। कई कई जगह लोग एक दूसरे को ऑक्सीजन देते हुए भी मिल जाते हैं, हाँ उनके साथ में आप छेड़छाड़ नहीं करिए, वो इतना हाँ। तो ये जो हर्ष की पहाड़ी का जो क्षेत्र आता है, यही इसमें हाँ। ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है रे कई बार, वही तो बात है हाँ। तो ये बादल नीचे रहते हैं, क्या नीचे होते हैं बादल। तो बादल उस समय पवन चकिया, ये दृश्यमान आप देखोगे बहुत ही अच्छा सुंदर नजारा मिलेगा आपको, है ना। ये रेवासा खारे पानी की झील, रेवासा धाम का मतलब मंदिर बना, राघवाचार्य जी थे, अब तो वो नहीं रहे, समाधि ले ली उन्होंने। तो ये उस क्षेत्र का अपन देख रहे हैं कि सीकर पे जो हर्ष की पहाड़ी है, यही इन्हीं पहाड़ियों के अंदर, यानी ये पूरा जो क्षेत्र अपन हरा भरा ग्रीन जो एरिया आता है, इसके बड़ा अच्छा है। इसका एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वो हमारे टीम वाले सदस्य नहीं है, आज है, बुलाएंगे आ जाएंगे। तो ये तो कौन सी पहाड़ी हो गई, हर्ष की पहाड़ी। जीण माता का जो मंदिर काजल शिखर, तो काजल शिखर बोजाई का ही मंदिर है वो, तो वहां जाकर के अब इससे आगे आप चलेंगे तो उदयपुर वाटी की पहाड़ियां आती, जिनका विस्तार सीकर और झुंझुनू में है, ज्यादातर सीकर में ही है। इन्हीं पहाड़ियों में शाकंभरी माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर हो गया, शाका। ये कंजर्वेशन रिजर्व भी है, सीकर में ही है। कंजर्वेशन का मतलब शिकार नहीं कर सकते आप, हाँ आम के केरी के यहां बागान भी है, वो इधर शाकंभरी माता का मंदिर है। हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान जिसका नाम क्या आता है, लोहागढ़। आप किताब में इसको पढ़ावा लिखेंगे लोहारगढ़, हाँ मूल नाम इसका क्या है, लोहागढ़ जी। आज भी पढ़ा होगा तुमने, ये लोहागढ़ जी है। लोहागढ़ जी लोहा गल से बना हुआ शब्द है। पांडवों की जो बेड़ियां, लाक्षागृह बेड़ियां डाली गई, लोहे की जंजीरें थी, एक चार तालाब है उसमें ला करके अगर डाल देते हैं तो वो गल गई थी, मतलब लोहे की बेड़ियां, इसलिए इस जगह का नाम लोहागल था। फिर लोगों ने क्या कर दिया, लोहागल। हरिद्वार पहले बहुत दूर था, अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं जा पाते थे लोग, अस्थि विसर्जन यहीं करके आ जाते, आज भी जाते हैं। हरिद्वार जाने के बाद यहां पर भी चले, यहां जो शाकंभरी वाला जो और लोहागढ़ी केरी के बागान, मतलब आम के खूब बागान जिन्हें केरी लगती है, पक्का नहीं हो पाते, तो यहां का लोहागढ़ जी का आचार बहुत फेमस है। केरी का आचार, मूलतः किसका आचार फेमस है, केरी का। देसी केरी है, मतलब उनमें केमिकल नहीं डाला आता, तो अंदर जाली बहुत ज्यादा होती है, तो जिसमें जाली ज्यादा होती है वो केरी का आचार कई दिनों तक खराब भी नहीं होता।
अब वो जो पूरा लोहागर्जी का जो क्षेत्र है, केरी का अचार है, यानी इसके लिए अब तो यहां हर तरह का अचार बेचा जाता है। लोग सोचते हैं कि सारा अचार यहीं बनता है, जबकि वो जो जयपुर से खरीद के ड्रम लाते हैं और यहां ले जाओ लोहागर्जी का अचार, जबकि एक्चुअल बनता किसका है। डिमांड ज्यादा हो गई, केरी वाला पता ही नहीं कहां से आ रहा है। तो ये इसी क्षेत्र में कोट बांध है, मत्स्य पालन भी होता है, कोट बांध का क्षेत्र भी, नागकुंड भी आता है। इन सब की सावन के महीने में परिक्रमा होती है, जो कितने कोस की कहलाती है, 24 कोस की कहलाती है। उसको कौन सी परिक्रमा बोलते हैं, 24 कोस ये परिक्रमा है, यही इसके नाम से इसको जाना आता है। ये शाकंभरी की जो पहाड़ियां अपन देख, और यहां पर ये जब लोग परिक्रमा, दुर्गम दुरस्त रास्ता है, नागकुंड वगैरह उनकी परिक्रमा करते हैं। नागकुंड में तो हर साल 1-2 तो टपक जाता है, हाँ, डूब करके भगवान बक लेता है वहां पर, वो होता है ना, हाँ, तो एक आध डूब जाता है। एक्चुअल में क्या है कि वो चट्टान है, उसके नीचे चले गए तो आपसे तैरते तैरते घूमा नहीं जाएगा, तो वहीं फड़फड़ाहट करके क्या है डूब जाता, फिर आदमी फूल करके निकलता है, यही होता है। तो ये शाकंभरी की जो पहाड़ियां है, ये यहां का ये लोहागर्जी वाला जो आपको मैं बता रहा था, ये जहां ताम्र युगीन जो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष, प्रधान सूर्य मंदिर, ये पूरा जो भाग यहीं पर है, प्रधान सूर्य मंदिर वगैरह है, ये सारे यहां पर, ये कौन सी पहाड़ियों में आता है, शाकंभरी की। तो लिखिएगा उदयपुर, ये लिखो शिखर झुंझुनू में, या आप उदयपुर वाटी की पहाड़ियां लिख लो, सही आप ऐसे लिख लो, उदयपुर वाटी की पहाड़ी, उदयपुर वाटी की पहाड़ियां लिखो। इन पहाड़ियों का विस्तार है, इन पहाड़ियों का विस्तार है शिखर झुंझुनू में है, शिखरी झुंझुनू में है। इनमें शाकंभरी माता का मंदिर ही, इनमें शाकंभरी माता का मंदिर ही, हिंदुओं का प्रमुख पवित्र स्थान, प्रमुख पवित्र स्थान लोहागर्जी, लोहागर्जी, कोट बांध, और नागकुंड है। नागकुंड है। कौन सा कुंड हो गया ना। इनकी 24 कोसीय परिक्रमा, इनकी 24 कोसीय परिक्रमा होती है। तो ये सब भी कौन सी पहाड़ियों में है, शाकंभरी की जो पहाड़ियां आती है, यही इन्हीं पहाड़ियों में। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान भी कौन सा हो गया, लोहागढ़। ये लोहागढ़ है। आप जाएं तो वहां से ओरिजिनल केरी का अचार लेके आइएगा, मिलना मुश्किल है। केरी ले आना खरीद के, बागानों से तुड़वा करके, हुए थे ना, अच्छी आती है हुए थे। और इसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व का जो क्षेत्र आ गया, अगला अलवर। अलवर है, इसमें उदयनाथ की पहाड़ियां है, हर्षनाथ नहीं है, ध्यान रखना। कौन सी है, उदयनाथ की पहाड़ी।
कई जगह आपको कह देंगे हर्ष की पहाड़ी सीकर में, और हर्षनाथ की कहां पर है? हर्षनाथ की कोई पहाड़ी नहीं है, हर्षनाथ भैरव जी का क्या है? मंदिर। ये पहाड़ी कौन सी हो गई? उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर आती है? अलवर। और इन उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में, इन्हीं पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है रूपा रेल नदी। कौन सी नदी हो गई? रूपा। तो रूपा रेल नदी कहां से निकलती है? कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी। उन उदयनाथ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? रूप। तो अगली आप लिखिए उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां अलवर के थाना गाजी क्षेत्र है। अलवर के थाना गाजी क्षेत्र में स्थित है। इन पहाड़ियों से रूपा रेल नदी निकलती है। हाँ, लेकिन लगा देखो ये बात। तो इन पहाड़ियों से रूपा रेल नदी निकलती। वो हर्ष वाला वीडियो भी दिखा दे। वीडियो नहीं है? वीडियो, हाँ अभी। तो कौन सी नदी निकलती है? रूपा। कि रूपा रेल जो नदी आती है, यानी वो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। एक बार पूछ लिया गया था पुलिस में, उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? तो उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर है। यानी इसमें कौन सी पहाड़ियां हो गई? उदय। अब ये अपन ने पूरा जो क्षेत्र है सीकर की जो पहाड़ियां आती है, यही इनके बारे में लिखा। इनकी कुछ ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं, इनके बारे में भी अपन देखते हैं। कौन कौन सी जो समानांतर पहाड़ियां आती है, यही इनके बारे। ये जैसे सभी पहाड़ियां सीकर में आप देखेंगे, एक पहाड़ी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वो कौन सी होगी? रघुनाथ। जिसकी ऊंचाई कितने मीटर ऊंची आती है? ये जो झुंझुनू का क्षेत्र आता है, इसमें बब्बाई कौन सी होगी? बब्बाई है। यही इसकी ऊंचाई आप देखेंगे 780 मीटर ऊंची आती है। अलवर की जो पहाड़ियां आती है, यही उनमें आप देखेंगे बेराट नहीं, कौन सा हो गया? बेराज। 792 मीटर ऊंची आती। इसी प्रकार जयपुर है, तो जयपुर में अपन देखेंगे तो यहां जयपुर में खो आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी आती है? 920 मीटर। ये सब इन पहाड़ियों में झुंझुनू का, अलवर का अपन ने लिखा, रघुनाथगढ़। यहां के प्रमुख पर्वत शिखर की बात करें, कौन कौन से प्रमुख पर्वत चोटियां यहां पर आती है, यही इसके बारे में अपन लिखते हैं। तो हर्ष की पहाड़ी, मालखेत, तोरावाटी, अलवर की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां, प्रमुख पर्वत शिखर। उत्तरी पूर्वी अरावली के प्रमुख क्या लिखे हैं? पर्वत शिखर। कौन कौन सी ऊंची पर्वत चोटियां है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या आता है? रघुनाथ। जो कौन से जिले में है? सीकर। कितनी ऊंचाई आती है? 1055 मीटर। इसी प्रकार से फिर हम लिखेंगे, कौन सा होगा? खो। खो कहां पर आती है? जयपुर। खो नागौरियन है, न कि ये खो दरीबा है। खो नागो 920 मीटर ऊंचा जयपुर में। कई जगह झुंझुनू लिखा हुआ मिल जाता है तुम्हें, झुंझुनू नहीं है, ये 920। ये तो लिख लो चाहे आप, है ना। इसके बाद
अगला अपन देखते हैं कि कौन सा आता है, तो बेराच आता है। बेराच अलवर में है, इसकी ऊंचाई आती है बेराच आता है। बेराच के बाद बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा नहीं है, केवल बरवाड़ा है। ये बरवाड़ा कहां पर आता है, जयपुर में आता है, 786 मीटर। बरवाड़ा के बाद अगला हम लिखेंगे बब्बई। हाँ, बब्बई, ये झुंझुनू के सब गांवों के नाम है, ध्यान रखना। ये झुंझुनू का क्या हो गया, यानी गांव है जिसकी ऊंचाई आपको लिखनी होगी 780 मीटर। और बब्बई के बाद बिलाली, बिलाली आता है, ये अलवर में है, इसकी ऊंचाई 775 मीटर आती है। वो कौन सी होगी, बिलाली का भाग है, यानी वो कितने मीटर ऊंचा आता है, 775 मीटर ऊंचा आता है। मनोरपुर, जिसको मोहरपुर के नाम से भी जाना आता है, ये भी अपन लिख सकते हैं, 747 मीटर ऊंचा आता है, जिसको मनोरपुर या मोहरपुर है, या इसके नाम। सिरावास 681 मीटर। और इसी प्रकार से, यानी जो भानगढ़ का क्षेत्र आता है 649 आता है, यही भानगढ़ का जो क्षेत्र आता है। जयगढ़ 648, नारगढ़ इधर आएगी नहीं मीटर, इसको दूसरा पन्ना ले लो, 1 मिनट लगा। मनोहरपुर, मनोहरपुरी जयपुर में है, 747 मीटर। हाँ, इसको कई बार मोहरपुर भी दे दिया आता है, मनोहरपुर का। हाँ, मनोहरपुर भी जगह का नाम है। मनोहरपुर के बाद सिरावास, अलवर में 651 मीटर। बहानगढ़, अलवर में ही है, भानगढ़ हॉन्टेड विलेज, ये भी भूतिया गांव है, भानगढ़ भी है ना, 649 मीटर। जयगढ़, जयगढ़ जयपुर में है, ये 648 मीटर। जयगढ़ के बाद नाहरगढ़, जयपुर में है, 599 मीटर। फिर अलवर किला, यह अलवर में ही है, 597 मीटर। ये सब भी भाग के अरावली के उत्तरी पूर्वी जो भाग आता है, ये इसी में इन सबको शामिल किया गया कि उत्तरी पूर्वी जो भाग है ये पर इसमें इंपॉर्टेंट भी यही चीजें हैं, ध्यान रखना। इनका आपको क्रम ध्यान रखना, रटना नहीं है। ये जितने भी अपन ने लिखे पर्वत शिखर, हाँ, पीछे वाला जो लिखा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। लिख लिया? तो दो तरीके से, एक तो पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार क्रम पूछ सकते, ऊंचाई सीधे नहीं पूछते किसकी कितनी ऊंचाई, क्रम पूछ लेंगे। और दूसरा, आपको जिलों के अकॉर्डिंग पूछ सकते है ना। तो ये
आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार का जो भाग है ये मध्यवर्ती अरावली से पहले का, जिसको उत्तरी पूर्वी अरावली है, यही इसके रूप में जानना आता है। जो सांबर गेप से लेकर खेतड़ी सिंगाना का भाग, मतलब हरियाणा की सीमा तक, यानी इसका क्या आता है, विस्तार आता है। ये पूरा जो भाग अपन कह सकते हैं यानी उत्तरी पूर्वी। इसके बाद हम दूसरा भाग लिखेंगे, वो कौन सा होगा, मध्य। ये बना लिया था तुमने, ये बना लिया। अब इनको तो हर्ष की पहाड़ी दिखा, जिससे ये बड़े होके कभी हर्ष जाके आ जाए, हैं? दिखा दो, वहां जाना पड़ेगा। हैं? क्या हुआ? लिख रहा था? अरे वीडियो देख तो यार, क्या हवा आती है, आती थे। अरे आएगी, रुक जा तू, जीण माता के आया है। ये ऐसे चलती रहती। ये पूरा हर्ष वाला है, ये पूरा में जगह छोटी है ये। बस ये इतना ही। अच्छी जगह है, आप कभी जाएंगे बड़े होके तब पता चलेगा। आजकल तो बैठने की जगह भी बनाई गई है यहाँ पर। वन विभाग फॉरेस्ट्री में होटल रेस्टोरेंट वगैरह वो काम नहीं हो सकते यहाँ पर। वन विभाग है ना, उसके लिख ये बना लिया तुमने, ये बना। कौन सा? गेप है। गेप का मतलब होता है दर्रा।
लिख लिया? अब इसके बाद दूसरा जो मध्यवर्ती अरावली, जो अरावली का जो न्यूनतम विस्तार वाला भाग अपन कह सकते हैं, मध्यवर्ती अरावली का जो भाग है यही इसके बारे। इससे पहले अपन ने क्या है कि जो उत्तरी अरावली है यही इसके बारे में अपन ने लिखा। ये जब अपन काजल सीकर जाते हैं तब ये यहाँ काजल सीकर आता है, ऐसे ही जीण माता है ना, ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता है। आजकल यहीं पर पहले जो नए नव दंपति होते हैं, शादी वादी होती है तो जीण माता के जाते हैं। वीआईपी के चक्कर में अभी पुजारी भी कुटीज गए यहाँ पर, मेले के अंदर की बात है ना, डुसम डुसा हो गई वो था, कई नेता कूट गए, क्या होता है। ये जो यहाँ रोपवे, जीण माता रोपवे ये शुरू कर दिया गया ना, तो जीण माता जो रोपवे ट्रायल तो उस समय शुरुआत में दिया था, यही इस समय, अन्यथा आप पैदल भी जा सकते हो, वही तो बात है ना। वीआईपी दर्शन नहीं करने तो आराम से, वीआईपी में फिर आनंद नहीं आता, केवल ये अमीर होने की फील ले सकते हो, वही ना। अब आपको अगला जैसे मध्यवर्ती अरावली है, यही इसके बारे में। ये अरावली का न्यूनतम ऊंचाई और न्यूनतम विस्तार वाला भाग है। हाँ, कि ये अपन कह सकते हैं न्यूनतम विस्तार वाला भाग, जिसका मुख्य विस्तार कौन से जिले में है? अजमेर। मुख्य रूप से इसका विस्तार अजमेर में आता है। और मध्यवर्ती जो इसमें एक और पहाड़ियां और दूसरी ओर संकीर्ण घाटियां हैं, कई सारी और मध्यवर्ती अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनको मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। जैसे मारवाड़ मेवाड़ है, ऐसे मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियों को कौन सी पहाड़ियां कहते हैं? मेरवाड़। और ये किसको किससे अलग करती है? मारवाड़ को मेवाड़ से। मारवाड़ को किससे अलग कर रही है? यानी मेवाड़ है, यानी इससे अलग कर रही है। वो कौन सी पहाड़ियां होगी? मेरवाड़। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ध्यान रखना, मेवाड़ की नहीं, कौन सी है? न्यूनतम विस्तार वाला भाग, जिसका प्रमुख विस्तार अजमेर में इस भाग की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो कितने मीटर आती है? 700 मीटर। एवरेज औसत ऊंचाई इसकी समुद्र तल से कितने मीटर हो गई? 700 मीटर आता है। इसमें एक तरफ पहाड़ियां और दूसरी तरफ है संकीर्ण घाटियां।
एक तरफ पहाड़ियां मिलेगी, दूसरी तरफ आपको संख्या। अगर आप कभी पुष्कर या अजमेर गए हैं, अजमेर खुद ही पहाड़ियों के बीच में, तारागढ़ की पहाड़ी है, उस पे जाकर के देखोगे पूरा अजमेर दिखेगा। कितने लोग अजमेर के? बस एक ही। तो शहर की है गांव की है? केकड़ी की है। हाँ, तुम्हारी फीलिंग खराब हो गई। पहले केकड़ी जिला था, तुम कह रहे थे हमारी जिला। केकड़ी में सरकारी स्कूल है, बहुत बच्चे हैं उसमें। जो स्कूल है यानी केवी स्कूल, वहां पर वो भी ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कोई स्कूल वगैरह है ना। तो वो केक पूरा अजमेर आप देखेंगे तो ऊपर से पूरा आना सागर झील वगैरह सब कुछ दिखती। पूरा अजमेर पहाड़ी में ही के बीच में बसा हुआ है। पुष्कर चले जाइए आप, पुष्कर जाएंगे तो ये पूरा फील होगा। यानी पहाड़ी और संकीर्ण। पुष्कर कितने लोग गए तुम में से? गए आप तो बिल्कुल गाड़ी ऐसे पहाड़ियों से चलती है, पता किया आपने? और हॉर्न देते हुए चलना पड़ता। संकीर्ण घाटियां, मतलब एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ इसमें आपको क्या मिलेगी? संकीर्ण घाटियां। और जो ब्यावर वाला क्षेत्र आता है, इस ब्यावर तो अनेकानेक पहाड़ियों से युक्त असमतल धरातल है। ब्यावर के कितने लोग? इतने। ब्यावर में सबसे ज्यादा पहाड़ियां हैं, अनेकानेक पहाड़ियों से युक्त। हर खेत में पहाड़ी है। ब्यावर वालों को भी पता है या नहीं है? नहीं पता है? पहाड़ियां है कैसे नहीं, तेरे को क्या पता? आप बस से जब भी निकलोगे तो हर जगह आपको छोटी छोटी पहाड़ियां मिलेगी। अनेकानेक पहाड़ियों से युक्त ब्यावर किस प्रकार का धरातल हो गया? असमतल धरातल आता है। तो ये इसकी जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो पहले आप मध्यवर्ती अरावली लिख करके लिखो। यह है अरावली का, हाँ मध्यवर्ती अरावली में लिखो। यह है अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला भाग है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 700 मीटर है। सात सौ मीटर ही है। कि औसत ऊंचाई कितने मीटर आती है? 700। इसका मुख्य विस्तार है अजमेर में है। मुख्य विस्तार अजमेर में है। मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। जो मारवाड़ को मेवाड़ से मेवाड़ से अलग करती है। मारवाड़ को किससे अलग करती है? मेवा। अब अजमेर में एक और पहाड़ियां, दूसरी तरफ क्या मिलेगी आपको? संकीर्ण घाट। तो लिखो अजमेर में एक और पहाड़ियां
अजमेर में एक और पहाड़ियां, दूसरी ओर संकीर्ण घाटियां हैं। दूसरी ओर संकीर्ण घाटियां हैं कि एक और पहाड़ियां, दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगी, यही संकीर्ण घाटियां। पूरा का पूरा जो भाग है यही इसी प्रकार। हाँ, तो एक दूसरा अजमेर का जो ब्यावर क्षेत्र आता है, अनेकानेक पहाड़ियों से युक्त कैसा धरातल हो गया ऐसा। तो लिखो अजमेर अनेकानेक पहाड़ियों से युक्त, हाँ ब्यावर लिखना, सॉरी, हाँ ब्यावर अनेकानेक पहाड़ियों से युक्त अनेकानेक पहाड़ियों से युक्त असमतल धरातल है। असमतल धरातल। अब इस क्षेत्र में कई सारी पहाड़ियां, संकीर्ण घाटियां हैं। तो इस क्षेत्र में जैसे पुष्कर, अजमेर पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर और सेंदड़ा की पहाड़ियां थी। कि अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर और कौन सी पहाड़ियां हैं, सेंदड़ा। सेंदड़ा ग्रेनाइट, जिसको जियो हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो ये सब भी इसी क्षेत्र में अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर और सेंदड़ा। अब इनमें आप देखेंगे कई घाटियां हैं। जैसे अजमेर की पहाड़ियां, इसमें अपन लिखे घूघरा घाटी आती। कौन सी घाटी है? हाँ, जो जिसमें आरपीएससी का मुख्यालय, और इसी से आप देखेंगे आगे अपन पढ़ेंगे भी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, NH 48। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि पुष्करी घाटी संकीर्ण घाटी है, पुष्कर घाटी, जिसमें आपको पुष्कर घाटी में आपको यह भी पता होना चाहिए महाराणा प्रताप का क्या है, स्मारक। हाँ, कि स्मारक है, यानी ये भी। दूसरा आप देखेंगे वाडी घाटी, ये भी पुष्कर की पहाड़ियों में वाडी घाटी आती है। NH 48, ये सॉरी 58, कि NH नागौर से जब अपन आते हैं तो कौन सा आता है, 58, ये भी संकीर्ण घाटी है। और कुकरा घाटी, कौन सी घाटी होगी, कुकरा, अजमेर राजसमंद के बीच में आती है, यही जिसको हम कौन सी घाटी कह देते हैं, यही अजमेर राजसमंद है, यही इसी के बीच में घाटी आती है जिसको कौन सी घाटी कहा जाता है, यानी कुकरा घाटी के नाम से जान। तो ये सभी घाटियां हैं, यानी इसी क्षेत्र में आती। तो लिखो इस क्षेत्र में मध्यवर्ती अरावली वाला में लिखो, इस क्षेत्र में अजमेर, पुष्कर ही, अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर, किशनगढ़, ब्यावर, किशनगढ़, ब्यावर और सेंदड़ा की पहाड़ियों को, सेंदड़ा की पहाड़ियों को शामिल किया गया है।
इन पहाड़ियों में कई घाटियां भी है। इन पहाड़ियों में कई घाटियां भी है। जैसे एक तो लिख लो पुष्कर घाटी, पुष्करे घाटी। अब पुष्कर जो घाटी है यही, इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। तो लिखो, मैंने क्या बोल दिया, मैं कोई तुम्हारे लिए देखता देखता कोई दूसरी जगह पहुंच गया। तो पहले कौन सी घाटी लिखी आपने? हाँ, पुष्कर घाटी लिख लिया। हाँ, तो पुष्कर घाटी है, इसमें लिखो महाराणा प्रताप का स्मारक है। महाराणा प्रताप का स्मारक है। दूसरी लिखो आप घूघरा घाटी। घूघरा घाटी, इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, यहां से NH 48 NH 48 भी गुजरता है। अगला एक आप लिखो वाडी घाटी। सब अजमेर में है ही, मध्यवर्ती अरावली कहां पर? अजमेर। अगली आप लिखो वाडी घाटी। यह पुष्कर की पहाड़ियों में पुष्कर की पहाड़ियों में है। कौन सी पहाड़ियों में है? इस घाटी से NH 48, हाँ 58, NH 58 गुजरता है, 48 नहीं। अरे काकी का नहीं, तुम्हारे लिए कोई घाटी देख रहा था, कोई काकी का नहीं था। नहीं मिली हो इधर। कौन सी लिख लिया? NH 58। हाँ, एक लिखो कुकरा घाटी। कुकरा घाटी, यह अजमेर को राजसमंद से जोड़ती है। अजमेर को किससे जोड़ती है? राजसमंद। ये तो अपन ने इस मध्यवर्ती अरावली है यही, इसके बारे। अब जैसे मध्यवर्ती अरावली, जैसे ये अजमेर का भाग आता है, और ये जो ब्यावर में टोडगढ़ रावली, इसको अपन कौन सा रावली टोडगढ़ भी बोल देते हैं, टोडगढ़ रावली। ब्यावर अजमेर है यानी इसी में आता। अब अजमेर के दक्षिण पश्चिम में, अजमेर शहर की बात है,
इसके दक्षिण पश्चिम है, इसमें तारागढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर आती है? 870। हिल स्टेशन है। हाँ, और इसी पर 2.5 दिन का झोंपड़ा। कोई 2.5 दिन का झोंपड़े का मतलब ये नहीं है घास फूस का है। किससे बना हुआ है? मतलब ये कंक्रीट से, यानी जो बनाया गया है, जो पहले संस्कृत विश्वविद्यालय भी बताते हैं कि यहां पर अब मीनार के रूप में, तो वो इसी पे है। और इसके पश्चिम में आप देखेंगे अजमेर, सर्पिलाकार पहाड़ी आती है, जिसको हम कौन सी पहाड़ी कहते हैं ना? 795 मीटर ऊंची कौन सी पहाड़ी? सर्पिलाकार है, आकार उसके समान, इसलिए नाग पहाड़ी। और इससे आप दूर जाएंगे ब्यावर में टोडगढ़ रावली क्षेत्र है, यानी इसमें जो ऊंची पर्वत चोटी आती है जिसका नाम है दूर माराई जी, 933 मीटर ऊंची आती है। ये टोडगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, सघन वनों वाला जो क्षेत्र है, हिल स्टेशन, अंग्रेजों ने यहां पर हिल स्टेशन बनाए। अंग्रेज 5 दिन काम करते थे, 2 दिन रेस्ट करते थे, मस्त रहते थे, चिल एकदम। हाँ, अब ऐसी जो जितने भी, जैसे तारागढ़ पे हिल स्टेशन थे, आराम से ऊपर वातावरण कैसा रहता है? साफ रहता है। यही प्रदूषित वायु हमेशा क्या रहती है? नीचे, भारी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नीचे ज्यादा होगा। और ये हिल स्टेशन इतने सघन वन है, आज भी टोडगढ़ रावली लोग डरते हैं वनों में जाने के लिए। इधर आबादी भी कम है, ट्रैफिक भी यहाँ पर आपको कम मिलेगा, सड़कें भी घुमावदार है। ये जैसे तारागढ़ वाली पहाड़ी है, इसी के पास में ये जब अपन तारागढ़ जाते हैं, दरगाह के पास है ख्वाजा साहब की, तो ये रहस्यमयी पत्थर आता है। क्या नजर आया इसमें आपको? हवा में है, ये मिस्टोरियस स्टोन है। ये ख्वाजा साहब वाली दरगाह के पास, ये उधर से 2 रास्ते जाते हैं तारागढ़ जाने के लिए। आजकल उस रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन मोटरसाइकिल वाले तो चले जाते हैं, 4 व्हीलर के लिए तो बंद है कि चट्टानें लुढ़कती रहती है। ये एक पत्थर ऐसा है जो हवा में, जीरो ग्रेविटी फोर्स है। लोगों ने यह कहा कि ख्वाजा साहब का भक्त तारागढ़ वाली पहाड़ी पे गया हुआ था, वो नीचे उतर रहा था तो पीछे से चट्टान टूट गई, गड़गड़ाहट की आवाज आई, उसने देखा कि ये तो मेरे ऊपर ही आ गया। उसने कहा, हे ख्वाजा साहब, हवा में ही। इसलिए तब से ये कहां पर झूल रहा है? हवा, है ना? तो ये मिस्टोरियस स्टोन आता, रहस्यमयी पत्थर आता है, ये उसी क्षेत्र है इसमें। दूसरा, जैसे किशनगढ़ का क्षेत्र है, डंपिंग सेंटर, डंपिंग यार्ड के रूप में उसको जाना आता है। ये आपको बताए, टोडगढ़ रावली अपन जाते हैं, ऐसी घुमावदार सड़कें हैं टोडगढ़ रावली अजमेर। हाँ, ये इसी प्रकार की जो घाटी आप देखेंगे टोडगढ़ रावली का क्षेत्र। तारागढ़ आप देखिएगा तो ये तारागढ़ है, ऊपर तारागढ़ से आप देखेंगे नीचे पूरा अजमेर, जैसे ये अन्ना सागर झील तक दिखती है, ये तारागढ़ का क्षेत्र है। हाँ, कि पूरा जो, हालांकि क्या है कि जो सघन जनसंख्या यहां पर रह रही है, ये आपको बताया टोडगढ़ रावली का क्षेत्र, ये मंकीजी है, वही तो बात है ना। इन्हीं पहाड़ियों में, हाँ, जो कई तरह के वन्य जीव वगैरह हैं, यानी ये भी रह रहे। तो अजमेर के पश्चिम में जो पर्वत चोटी आती है, यही उस पर्वत चोटी का नाम आपको ध्यान रखना है, नागपाट। तो पहले आप एक लाइन लिखिएगा, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़, ऊंचाई लिख लेना 870 मीटर, दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ है। और पश्चिम में सर्पिलाकार
पश्चिम में सर्पिलाकार नाग पहाड़ी है। पश्चिम में सर्पिलाकार नाग पहाड़ी है। और ब्यावर के दूर अपन लिखे टोडगढ़ रावली जो क्षेत्र आता है यही इसमें दूर मारा है, तो लिखो ब्यावर के टोडगढ़ रावली क्षेत्र में, ब्यावर के टोडगढ़ रावली क्षेत्र में दूर महाराज जी दूर महाराज जी, हाँ मतलब गोरम घाट इसके पास ही आता है, जो आगे आपको बताएंगे। दूर महाराज जी पर्वत चोटी है, कितनी ऊंचाई? 933 में। हाँ, दूर महाराज जी पर्वत चोटी है। ये सब मध्यवर्ती जो अरावली का भाग आता है, इसी मध्यवर्ती अरावली में नागपाड़ी, तारागढ़ और कौन सी हो गई दूरी महाराज। अजमेर ऐसे ये त्रिभुज के आकार में फैला हुआ भाग। हाँ, तो ब्यावर वाला भाग असमतल धरातल है, जबकि ये पूरा भाग किस प्रकार का हो गया, सब ये बना लिया था तुमने। अब इस क्षेत्र में कई भू विरासत स्थल भी है, जियो हेरिटेज। जैसे आपको मैंने बताया था आकलवुड फॉसिल पार्क, बाप बोल्डर्स, ऐसे प्राकृतिक स्थल है जो चट्टानें अपने आप में अलग प्रकार की दिखाई देती। प्रमुख भू विरासत स्थल कौन कौन से भू विरासत स्थल हैं? तो इसमें एक तो आता है सेंदड़ा ग्रेनाइट, हाँ बहुत पुरानी चट्टानें हैं। कौन सी होगी? सेंदड़ा ग्रेनाइट। ये सेंदड़ा ग्रेनाइट। एक आता है बरकांग्लोमेरेट, और बरकांग्लोमेरेट के साथ किशनगढ़ नेफोलाइन साइनाइट, मतलब इन पर GSI, हाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है, अपन इनमें खनन नहीं कर सकते। सेंदड़ा अलग ही प्रकार, सांप के फणकी आकार की चट्टानें, वो कौन सा आता है? सेंदड़ा। बरबी जगह का नाम दर्रा भी है, बरकांग्लोमेरेट, किशनगढ़ नेफोलाइन साइनाइट, तीनों ही क्या हैं? यानी भू विरासत स्थल, जिनको जियो हेरिटेज कहा जाता है। किशनगढ़ मार्बल के लिए जाना आता है, यहां पर मार्बल की कटिंग होती है, कटाई छटाई होती है। डंपिंग सेंटर बनाया गया है, एक जगह वो मार्बल का कचरा एक जगह इकट्ठा करते हैं, डंपिंग सेंटर, जिसको हमारे राजस्थान का मूनलैंड कहा जाता है। ऐसे लगता है जैसे स्विट्जरलैंड आ गए हो आप, ऐसी हाँ बहुत सुंदर जगह। किशनगढ़ का जो नेफोलाइन, ये खनिज ऐसा है साइनाइट, इतना साग जीप पे लगा लेते मर जाता है आदमी। आतंकवादी यही रखते हैं वो फटाफट मरने के लिए, कि जिससे क्या है कि वो उनको पकड़ नहीं पाए। तो ये जैसे आपको तीनों भू विरासत लिख लिया ना तीनों, अब तीनों भू विरासत स्थल है, यही इसमें ये जैसे सेंदड़ा ग्रेनाइट है, इस तरह की पहाड़ियां हैं। सेंदड़ा ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां है, ये पूरा सेंदड़ा ग्रेनाइट का भाग है, अलग अलग रूप। ये सेंदड़ा का जो भाग अपन देख रहे हैं, इसको भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है। सेंदड़ा ग्रेनाइट
बरकांगलोमेरेट के नाम से भी जाना आता है। ये बरकांगलोमेरेट का क्षेत्र आता है। किशनगढ़ साइनाइट इस तरह का चट्टाने हैं अलग ही प्रकार की। ये किशनगढ़ साइनाइट के नाम से ये किशनगढ़ साइनाइट का ही भाग है। ये भी किशनगढ़ साइनाइट। बरकांगलोमेरेट ये चट्टाने मतलब अलग तरह। और जो आपको हम डंपिंग सेंटर बता रहे हैं ये किशनगढ़ में। स्विट्जरलैंड कोई कश्मीर नहीं गया हुआ है, मार्बल है, बर्फ नहीं जमी रहती है। ये देखिएगा ये किशनगढ़ का ही। अरे ये यहां प्री वेडिंग शूट भी हो सकता है। आपको आकर के कह देंगे हम तो स्विट्जरलैंड गए थे, तो आप तो मान ही लेंगे जी कि हाँ गए होंगे। क्या पता चलता है, फिल्मों की शूटिंग होती है यहां पर। इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, मूल किसको कहते हैं, किशन। क्या ये बर्फ है, मार्बल का क्या है, कटिंग है, यानी वही है। आराम से आप जा सकते। हाँ, किशनगढ़ जो मूनलैंड डंपिंग सेंटर आता है, यही इसमें अपन ने लिखा कि ये पूरा डंप जो भाग आता है, बाकी अपन बाद में कर पाएंगे।